राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या है नंद वंश के बारे में बताया था। तो नंद वंश में मैंने आपको दो शक्तिशाली शासक बताए थे। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। जिसमें क्या है, पहले थे महापद्म नंद, जिसमें क्या है नंद वंश की संस्थापक थे जो। उसके बाद जो अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। धनानंद के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो धनानंद जो शासक था वो क्या था, वो सिकंदर के समकालीन था। यानी कि जब सिकंदर ने क्या भारत पर आक्रमण किया था तो उसके समकालीन था धनानंद। तो दोस्तों मैं हल्का सा रिवाइंड कर देता हूँ आपको। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो सिकंदर था उसके क्या है दो सेनापति थे। एक सेनापति कौन था? एक था सेल्यूकस निकेटर जो था थल सेनापति, और जो दूसरा सेनापति था वो कौन था? वो जल सेनापति था, नियोकर्स। नियोकर्स नाम था उसका। जब दोस्तों उसने सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने यहाँ से खैबर दर्रे से भारत में एंट्री करी। तो वहां से उसने क्या सिंधु नदी को पार करके वो वहां पर आया। उसने क्या करा, वहां के शासक आम्बी को हराया। आम्बी को हराने के बाद उसने दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वो कहा झेलम नदी पर पहुंचा। जब उसने क्या सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का भाग, ये जो भाग था ये आम्बी का था। यानी कि आम्बी शासक थे वहां के। वहां पर कहां पर? पाकिस्तान में, यानी कि आज के पाकिस्तान में तक्षशिला था। यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, मतलब वहीं पर था, आम्बी का शासक था। तो दोस्तों वहां पर अपना अधिकार जमाया किसने? सिकंदर ने। उसको वहां पे अधिकार जमाने के बाद सिकंदर क्या थोड़ा सा आगे बढ़ा। कहां तक पहुंचा दोस्तों? यहाँ पर है झेलम नदी। ये नदी पार करके वो कहां पहुंचा? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर दोस्तों उसने क्या पोरस को हराया। पोरस पे अपना वहां पर साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसके बाद उसको पार करने के बाद वो कहां पहुंचा दोस्तों? व्यास नदी के तट पर। तो दोस्तों वहां पर पहुंचने के बाद, व्यास नदी के तट पर पहुंचने के बाद, मैं एक बार लिख भी देता हूं यहाँ पर, व्यास नदी। जैसे ही दोस्तों सिकंदर व्यास नदी पर पहुंचा तो उसकी सेना ने क्या करा, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो इसके मैंने आपको कई कारण बताए थे, जिसका क्या है कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो चाणक्य थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने क्या कई मिथ फैला दिए थे जो सिकंदर की सेना थी उसमें। यानी कि कई अफवाह फैला दी थी। अफवाह क्या फैलाई थी? उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि ये जो भारत है ये क्या है देवताओं की, राजाओं की भूमि है, और इसको कोई वहां पर बिना अनुमति के पार करता है, यानी उस नदी को पार करके भारत में एंटर करता है तो उनकी सेना में क्या महामारी फैल जाएगी, उनकी सेना बीमार पड़ जाएगी और नदियों में बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसे करके उन्होंने क्या काफी अफवाह फैला दी थी। और यही कारण था कि जो सिकंदर की सेना थी उन्होंने क्या व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और दूसरा क्या था, उस समय क्या झेलम जो व्यास नदी थी उसमें क्या है बाढ़ भी आ रखी थी। बाढ़ का कारण भी था, जिसके कारण क्या है, और जो सिकंदर की सेना थी काफी समय से क्या युद्ध लड़ते लड़ते थक चुकी थी। तो सिकंदर की सेना ने क्या अपने घुटने टेक दिए। उसने बोल दिया कि मतलब अब हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। जब सिकंदर को लगा कि भाई अब मैं मतलब भारत पर आक्रमण करके उस भारत को विजय नहीं कर सकता, तो उसने क्या करा, भारत से क्या वापस जाना ही उचित समझा। यानी कि भारत से क्या वापस जाना ही उचित समझा। तो दोस्तों सिकंदर जो था उसके क्या दो सेनापति थे। एक था सेल्यूकस निकेटर और दूसरा कौन था? जल सेनापति था नियोकर्स। दोस्तों ये था जल सेनापति, और थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों जब उसने क्या है अपने जल सेनापति को सिकंदर ने आदेश दिया कि अपनी सेना को लेकर अपने नेतृत्व में क्या है इसको वापस अपने देश में चले जाओ। तो ये क्या था, नियोकर्स जो था, जो जल सेनापति था, ये क्या करा, इसने अपनी जो जितनी भी सेना थी, जलीय सेना थी, उसको लेकर क्या वापस चला गया। परंतु दोस्तों जो सेल्यूकस निकेटर था वो थोड़ा क्या बुद्धिमान था। उसने ये जाना कि इसके पीछे कोई ना कोई मतलब कोई रीजन है, कोई हमको मतलब पागल बना रहा है हमारी सेना को। तो सेल्यूकस निकेटर क्या दोस्तों रुक गया, और उसने क्या करा, जो सिकंदर था उसने क्या अपने जितने भी विजित क्षेत्र थे, यानी कि उसने क्या है यहाँ पर सिंधु से झेलम का भाग जो आम्बी शासक थे वहां पर अपना स्थापित कर दिया था शासन। उसके बाद जो पोरस था झेलम नदी पर वहां तक, यानी कि पंजाब में था, पंजाब तक उसने क्या अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे सिकंदर ने। तो जितने भी विजित क्षेत्र थे, जितने भी उस पर अपने जिनमें विजय प्राप्त कर ली थी, उनको क्या सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर वो क्या करा था, उसने क्या वापस चला गया था। और लगभग क्या 323 बीसी में क्या है बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो ये थोड़ा सा सिकंदर के बारे में थोड़ा सा कनेक्टेड था वीडियो, तो मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। अब देखते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य में हमारे क्या क्या तथ्य बनते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में दोस्तों हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य का दोस्तों समय काल क्या है, लगभग क्या है 322 बीसी से 184 बीसी। बीसी का मतलब क्या है दोस्तों? ईसा पूर्व, यानी कि प्राचीन काल समय की बात हो रही है काफी।
तो मौर्य साम्राज्य का जो लगभग समय काल बताया जाता है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। दोस्तों मौर्य वंश में क्या हमारे 4 शक्तिशाली शासक थे। कौन कौन से थे दोस्तों? पहले हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि क्या है मौर्य वंश के संस्थापक थे। उसके बाद जो अगले शासक थे वो कौन थे? बिंदुसार। उनके बाद आए थे शासक अशोक, सम्राट अशोक। इनके बारे में आपने काफी कहानियां पढ़ी होंगी सम्राट अशोक के बारे में। उसके बाद जो अगले शासक थे वो कौन थे? बृहदत्त थे दोस्तों। तो यानी कि मौर्य साम्राज्य में क्या यही 4 शक्तिशाली शासक थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य से हमारे क्या क्या तथ्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों क्या है उस समय के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने क्या है जो इनके गुरु थे चाणक्य, उनकी मतलब राजनीति से, उनकी राजनीति, उनकी सलाह से जो इन्होंने क्या है काफी सारे क्षेत्रों को विजित कर लिया था। लगभग क्या है पूरे भारत पर आधिपत्य स्थापित करा था। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों। तो एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के समय क्या था दोस्तों? 322 बीसी, यानी कि 322 बीसी में क्या है इन्होंने क्या है मौर्य वंश की स्थापना करी थी। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? इनके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य कौन थे? इनके गुरु थे। और चाणक्य के पिता कौन थे? चाणक्य के पिता थे चणक। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता के चल रहा हूँ। जो चाणक्य के पिता थे वो कौन थे? चणक थे। चाणक्य ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये भी दोस्तों क्या थी? मौर्य साम्राज्य से संबंधित थी, यानी कि राजनीति से संबंधित थी। जो मौर्य साम्राज्य में जो भी राजनीति चलती थी या राजनीति से जो प्रशासन चलता था तो उससे संबंधित थी हमारी क्या है अर्थशास्त्र पुस्तक थी, राजनीति से संबंधित। किन्होंने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि सेल्यूकस निकेटर, यानी कि जब सिकंदर था उसने क्या है अपना जितने विजित क्षेत्र थे उनको क्या सेल्यूकस निकेटर को सौंप के वो वहां से भारत से वापस चला गया। तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपना क्या है यहाँ पर अपना राजपाट था सेल्यूकस निकेटर का। कहाँ पर दोस्तों? ये तो हमारा इंडिया हो गया, और ये हमारा दोस्तों अफगानिस्तान, और ये हमारा पाकिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में किसका शासन था? सेल्यूकस निकेटर का था। फिर दोस्तों सेल्यूकस निकेटर, और यहाँ पर क्या है मगध साम्राज्य में, यहाँ पर बिहार राज्य है, बिहार राज्य में क्या है मगध साम्राज्य था हमारा। यहाँ पर क्या है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पर क्या है इनका सिंहासन था, इनका साम्राज्य था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का यहाँ पर साम्राज्य था। तो इन दोनों का दोस्तों युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 305 बीसी में। लगभग क्या है 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें क्या है चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। क्योंकि इनका सलाहकार कौन था? इनके सलाहकार थे चाणक्य, जो कि दोस्तों बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे उस समय के, बहुत ही बुद्धिमान, चालाक, और राजनीति इनके मतलब इनको बहुत राजनीति के सारे तौर तरीके इनको मालूम थे। तो यानी कि काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे इनके, जो इनके गुरु थे चाणक्य। उनकी मदद से इन्होंने क्या है लगभग क्या पूरे भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों तो जब चाणक्य इनके गुरु थे तो इनका जीतना वैसे ही निश्चित था। तो इन्होंने क्या दोस्तों चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ, जिसमें क्या चंद्रगुप्त की विजय हुई थी। चंद्रगुप्त की विजय हुई दोस्तों। विजय के उपरांत इन दोनों में संधि हुई। किसमें? सेल्यूकस निकेटर और किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य में संधि हुई। संधि के दौरान दोस्तों क्या हुआ जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी पुत्री का विवाह, यानी कि पुत्री कौन थी? हेलेना। इनकी पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, उसका विवाह कर दिया किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। परंतु मौर्य जो क्या नाम थे चाणक्य थे इनके गुरु थे, इन्होंने इनको सलाह दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या वहां पर वो रखी थी अपनी वो रखी थी शर्त कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना से जो पुत्र की प्राप्ति होगी तो वो पुत्र क्या है वहां का शासक नहीं बनेगा। तो उन्होंने ये अपनी शर्त रखी थी। ये संधि हुई थी दोस्तों। संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है 500 हाथी, जब क्या है दोस्तों ये सेल्यूकस का क्या लालच था एक, क्योंकि इस पे क्या है हाथियों की कमी थी। जो ये थे जो सेल्यूकस निकेटर की सेना थी इसमें क्या हाथियों की बहुत संख्या कम थी, जबकि जो मौर्य साम्राज्य था इसमें क्या हाथियों की लगभग बहुत सारी सेना थी। तो इसमें क्या लगभग क्या 500 हाथी किसको दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को। यानी कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करवाया था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं चंद्रगुप्त के जो एक और गुरु थे, जैन गुरु थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? भद्रबाहु गुरु थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। दोस्तों विवाह फल स्वरूप यानी कि मौर्य को क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र प्राप्त हुए। यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हो कि उनको क्या एक तरीके से दहेज में, यानी कि उस समय क्या काफी सारा साम्राज्य मिला था। यानी कि ये जो हमारा पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, यानी कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये पूरा साम्राज्य मिला था किसको?
चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था जब इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया। तो इनको क्या दहेज में प्राप्त हुए। उसमें एरिया कौन कौन से दोस्तों मैंने लिख दिया इसमें, जैसे काबुल कहाँ पर पड़ता है हमारा अफगानिस्तान में, एराकोसिया, जेडरोसिया, ये दोस्तों कहाँ पड़ते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये क्षेत्र किसको मिले थे, चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे हेलेना से विवाह करने के फलस्वरूप। उसके बाद दोस्तों प्लूटार्क एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग क्या है 6 लाख सेना, यानी कि इसकी जो सेना थी पैदल सेना जो होती है जो लड़ती है युद्धों में, लगभग क्या 6 लाख सेना थी। सिपाहियों की संख्या कितनी थी 6 लाख सेना से लगभग क्या है पूरे भारत पे, यानी कि लगभग क्या पूरे भारत पे अपना आधिपत्य, यानी कि लगभग क्या है ये पूरा जो भारत है हमारा इस पे पूरे भारत पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपना आधिपत्य साम्राज्य स्थापित कर लिया था दोस्तों। क्योंकि जब इन्होंने सिंहासन संभाला था जब इन पे खाली ये था मगध साम्राज्य, लेकिन फिर इन्होंने क्या है सेल्यूकस निकेटर से संधि करी तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा ये भी क्या है मगध साम्राज्य के अंडर आ गया दोस्तों, ये भी क्या मगध साम्राज्य के अंडर आ गया था। तो यानी कि इनका क्या आधिपत्य क्या है, इनका साम्राज्य क्या बढ़ता हुआ जा रहा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मेगास्थनीज, यानी कि मेगास्थनीज कौन था दोस्तों, सेल्यूकस का राजदूत, यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर था इसने क्या राजदूत भेजा था अपना किसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत भेजा जिसका नाम क्या था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दोस्तों एक बुक लिखी थी इंडिका, काफी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, किससे संबंधित थी दोस्तों, ये संबंधित थी मौर्य साम्राज्य से, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था कहाँ का इसका विस्तार था और इनकी क्या क्या राजनीति थी, कैसे कैसे इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, इससे संबंधित थी पुस्तक कौन सी, इंडिका पुस्तक संबंधित थी। लिखी किसने थी, मेगास्थनीज। कौन था, राजदूत था किसका, सेल्यूकस निकेटर का। आया किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका के बारे में आता है, इंडिका पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी मेगास्थनीज ने। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। चंद्रगुप्त को दोस्तों चंद्रगुप्त को क्या है सैंडो क्वार्टर्स, यानी कि चंद्रगुप्त को क्या है सैंडो क्वार्टर्स कहा था, किसने कहा था, विलियम जोन्स, यानी कि विलियम जोन्स थे एक, उन्होंने क्या चंद्रगुप्त को सैंडो क्वार्टर्स कहा था दोस्तों। तो इसमें हम दोस्तों एक बार देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य का विस्तार। मौर्य साम्राज्य का विस्तार दोस्तों उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर, दोस्तों हमारा हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर हमारा हिंदुकुश पर्वत है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यहाँ पर क्या है हमारा हिंदुकुश पर्वत है। लगभग क्या है दोस्तों हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटका, यानी कि हिंदुकुश पर्वत यानी कि यहाँ से लेकर उत्तरी कर्नाटका, दोस्तों यहाँ पर क्या हमारा महाराष्ट्र आ जाता है, ये हमारा क्या गुजरात है, यहाँ हमारा आता कर्नाटका, यानी कि उत्तरी कर्नाटका तक, यानी कि लगभग क्या है यहाँ से लेकर उत्तरी कर्नाटका यहाँ तक लगभग क्या है इनका वो था साम्राज्य था। और पूर्व में मगध से लेकर, यानी कि पूर्व में क्या है दोस्तों यहाँ बिहार राज्य हमारा, तो बिहार राज्य से लेकर मगध से लेकर कहां पर था, यहाँ पर सौराष्ट्र कहां पर है दोस्तों हमारा गुजरात में। लगभग क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर उड़ीसा भी आ गया, पश्चिम बंगाल भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, और ये दोस्तों गुजरात तक लगभग क्या है ये पूरा जो हमारा लगभग ये जो एरिया है ये पूरा हमारा क्या मौर्य साम्राज्य है, यानी कि मौर्य साम्राज्य का इस पूरे एरिया पे क्या मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया था। यानी कि अफगानिस्तान से लेकर कहां तक, कर्नाटका तक, उत्तरी कर्नाटका तक, और पूर्व में ये क्या है मगध साम्राज्य, बिहार से लेकर कहां तक, गुजरात तक, यानी कि ये पूरा जो साम्राज्य था ये क्या था दोस्तों मगध साम्राज्य था। इन्होंने क्या दोस्तों इनकी क्या विशाल सेना थी, विशाल सेना में दोस्तों क्या क्या था इनकी सेना में एक बार हम देख लेते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार, यानी कि कौटिल्य के अनुसार दोस्तों मौर्य की क्या चतुरंगड़ी सेना थी। चतुरंगड़ी सेना कौन सी थी दोस्तों, जिसमें क्या पैदल यात्री यानी कि जो पैदल सैनिक होते हैं वो थे, उसके बाद हाथी, जो हाथियों की फौज थी, यानी कि हाथी थे काफी सारे जो युद्ध में लड़ते थे, घोड़े यानी कि घोड़े थे काफी संख्या में, उसके बाद रथ यानी कि काफी बड़े बड़े रथ शामिल थे जिन पे बैठ के क्या युद्ध लड़ते थे। दोस्तों चतुरंगड़ी सेना थी जिसमें पैदल, हाथी, घोड़े और रथ यानी कि ये सभी शामिल थे चतुरंगड़ी सेना में। लगभग क्या है दोस्तों इनकी जो सेना थी जो उस समय की मौर्य साम्राज्य की बहुत ही विशाल सेना थी, यानी कि उसी के बल पे क्या है इन्होंने पूरे लगभग क्या पूरे भारत पर अपना आधिपत्य साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें क्या है दोस्तों 6 लाख सिपाही पैदल सिपाही थे, उसके बाद 30,000 घुड़सवार, यानी कि लगभग क्या 30,000 घुड़सवार, यानी कि जो घोड़े पे बैठ के युद्ध लड़ते हैं वो घुड़सवार थे, और लगभग क्या 9,000 हाथी, यानी कि लगभग क्या 9,000 हाथियों की सेना थी किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास में।
इनके पास दोस्तों सुसंगठित गुप्त विभाग यानी कि गुप्तचर विभाग भी था, जिसमें क्या दोस्तों हमारे चर और प्रतिवेदक ये दोस्तों गुप्तचर रहते थे, यानी कि इनके साम्राज्य में, यानी कि कोई साम्राज्य में फूट तो नहीं डल रही, इसके लिए क्या है अपने गुप्तचर विभाग का इनका एक्टिव रहता था। गुप्तचरों को अपने मतलब साम्राज्य में छोड़ देते थे। जैसे कि अब इनका साम्राज्य मगध में है, तो इन्होंने अपने गुप्तचर क्या गुजरात में छोड़ दिए, यहाँ पर कर्नाटका में या उड़ीसा में, या जितने भी मतलब जहाँ इनका साम्राज्य था वहाँ इनके गुप्तचर रहते थे। वो क्या जनता के बीच में जाते थे, फिर जनता के विचारों को अवगत करके, मतलब कोई राजा के विरुद्ध कोई 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 मतलब चाल तो नहीं चल रहा, कोई या कोई शासक कोई उन पे आक्रमण करने की तो नहीं सोच रहा, तो ऐसे गुप्तचर विभाग रहता था। इसमें दोस्तों एक गुप्तचर में एक प्रतिवेदक रहते थे। प्रतिवेदक क्या थे दोस्तों, इनका क्या सीधा राजा से संपर्क रहता था, यानी कि ये क्या है कोई भी सूचना इकट्ठी करते थे तो ये किसी बीच वाले बंदे को ना देकर इनका क्या सीधा राजा से संपर्क रहता था। यानी कि कोई भी इन्होंने सूचना इकट्ठी करी है गुप्तचर विभाग ने, प्रतिवेदक जो होते थे ये क्या करते थे सीधे राजा से मिलते थे। राजा से मिलकर क्या है अपने जो इन्होंने सूचना इकट्ठी करी है उसको राजा को बताते थे। उसके बाद दोस्तों जो मौर्य राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसका प्रशासन क्या 6 समितियां, यानी कि इन्होंने क्या जो प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियां बनाई हुई थी। समितियों में दोस्तों उसमें क्या है विदेशों में जो आवाजाही होती है उसको देखते थे, वस्तुओं की जो बिक्री होती है उनको निर्धारण, यानी कि काफी सारी समितियां बना रखी थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों ये प्रशासन को चलाते थे। इसमें दोस्तों क्या है कई सारे अभिलेख भी हैं जिनसे क्या मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, उनके विस्तार का वर्णन मिलता है दोस्तों। जिसमें से एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों किन्होंने लिखा था, ये रुद्रदामन थे, उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख को लिखा था। इसमें क्या है दोस्तों पश्चिमी विस्तार, यानी कि पश्चिमी विस्तार गुजरात तक है, इसका वर्णन मिलता है। यानी कि एक अभिलेख है उसका नाम क्या है जूनागढ़ अभिलेख है, वो प्राप्त हुआ है। उसमें क्या है दोस्तों पश्चिमी विस्तार, यानी कि जो मगध साम्राज्य का पश्चिमी विस्तार गुजरात तक था, यानी कि यहाँ तक जो गुजरात तक विस्तार था उसका वर्णन मिलता है किसमें जूनागढ़ अभिलेख में। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा महास्थान अभिलेख है, यानी कि एक महास्थान अभिलेख है जो कहाँ से प्राप्त हुआ है पश्चिम बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है यहाँ पर, यहाँ से पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुआ है कौन सा महास्थान अभिलेख। ये दोस्तों क्या दर्शाता है मगध साम्राज्य के, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के पूर्वी विस्तार को, यानी कि मगध साम्राज्य का पूर्वी विस्तार कहाँ तक था उसका वर्णन मिलता है किसमें महास्थान अभिलेख में। ऐसे ही दोस्तों मुद्राक्षस, एक पुस्तक थी मुद्राक्षस, लिखी किन्होंने थी विशाख दत्त, यानी कि विशाख दत्त लेखक थे मुद्राक्षस पुस्तक के। इसमें क्या दोस्तों नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य का उदय इसका वर्णन मिलता है, यानी कि जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद उसका अंत, और जो मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी उसका वर्णन मिलता है किसमें मिलता है दोस्तों मुद्राक्षस पुस्तक थी विशाख दत्त ने लिखी थी उसमें मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों भारत का मैकियावेली, यानी कि भारत का मैकियावेली किसको कहा गया है चाणक्य को। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना दोस्तों इस चीज को। भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं चाणक्य। चाणक्य कौन थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, उनको क्या भारत का मैकियावेली कहा जाता है दोस्तों। मैगस्थनीज के अनुसार दोस्तों भारत में दास प्रथा नहीं थी, यानी कि जो मैगस्थनीज था, यानी कि जो मैगस्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, इसके अनुसार क्या है जब ये भारत में रहा था तो काफी स्थानों का इसने भ्रमण करा। जब इन्होंने पुस्तक लिखी इसके अनुसार क्या था दोस्तों भारत में क्या इसने कहीं भी दास प्रथा नहीं देखी। दास प्रथा क्या है दोस्तों जो लोगों को बेच देते थे उनको क्या दास बना लेते थे, अपना कार्य करवाते थे तो उनको दास कहते थे। तो दास प्रथा नहीं थी किसके अनुसार मैगस्थनीज के अनुसार। चंद्रगुप्त की मौर्य की मृत्यु, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई थी दोस्तों श्रवण बेलगोला कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका में दोस्तों यहाँ पर हमारी कर्नाटका जगह है महाराष्ट्र के नीचे, तो यहाँ पर श्रवण बेलगोला, यहाँ पर एक जगह है श्रवण बेलगोला वहां कर्नाटका में, वहां पर क्या है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। मृत्यु का कारण क्या था दोस्तों संलेखना विधि, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है अपनी मर्जी से अपने प्राण त्याग करे थे। संलेखना विधि, संलेखना विधि क्या होती है दोस्तों जब कोई भी शासक या कोई ऋषि मुनि या कोई राजा भूखे प्यासे रहकर, यानी कि जो अन्न जल का त्याग कर देते हैं और भूखे प्यासे रहकर अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, यानी कि भूखे प्यासे रहकर और मृत्यु अपने प्राण देते हैं तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों संलेखना विधि कहा जाता है। तो इसी विधि के अनुसार क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी श्रवण बेलगोला कर्नाटका। दोस्तों नोट कर लेना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। तो मृत्यु का कारण क्या था संलेखना विधि, कई बार पूछा भी जाता है कि संलेखना विधि से कौन से शासक थे जिन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, वो कौन थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित यही सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके बाद दोस्तों हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासक के बारे में पढ़ेंगे बिंदुसार, उसके बाद अशोक और उसके बाद बृहदत्त।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप वीडियो को देखो दोस्तों, अगर आपके जो आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उसमें मेरा थोड़ा भी योगदान रहे तो मैं अपने आप को बहुत खुशहाली समझूंगा दोस्तों। तो दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।